तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों के अच्छे होंगे आप सभी और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपका अनुभव हमें बता रहा है, आपका फीडबैक हमें बता रहा है कि हमारे पढ़ाने से आपको बहुत हेल्प हो रही है, आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं और हम इतनी कोशिश से करने के बाद कहीं ना कहीं किसी हद तक आपको मदद पहुंचा रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट गेसिंग पेपर था वो बहुत अच्छा गया था। बच्चे कह रहे थे सर के मॉडल से उसमें नहीं आया था, आपने बताया कुछ मॉडल में था लेकिन नहीं था, अगर पेपर ना होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती। चलिए कोई बात नहीं, हम हैं ही आपकी मदद करने के लिए दोस्तों। तो चलिए हम लेकर के आ गए हैं जो फाइनल पेपर है उसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो। पहली वीडियो यहाँ पर हम लेकर के आ गए हैं, ये है वीडियो नंबर 5 जो लॉन्ग की है। ठीक है, जो आपको 20 नंबर में देखने के लिए मिलेगी। किसमें? कॉन्टैक्ट वाले पेपर में, जिसका कोड है K1005। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं समय ना लेते हुए। लेकिन दोस्तों, इतना एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें आप दोस्तों के पास में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं, ताकि वो भी लाभ उठा सकें। और जो भी नए दोस्त हैं हमारे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये पहले ही बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और चलिए आंसर देखते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के हो जाइए रेडी। देखिए, उन सिद्धांतों का ब्यौरा दीजिए जिनके अनुसार संविदा भंग की स्थिति में प्रतिकर मुआवजा निर्धारित किया जाता है, या संविदा भंग की दशा में क्षति मापने के लिए क्या क्या सिद्धांत हैं। अपना उत्तर दर्शकों के से सहायता से दीजिए, मतलब कि वाद के हिसाब से दीजिए। गिव डिटेल ऑफ द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द विच compensation is determined in case of breach of contract. Of what are the principles of measuring damages in the case of breach of contract? Give your answer with the help of the guiding cases. सबसे पहले क्वेश्चन लेकर के चलेंगे हम संविदा भंग से, और फिर संविदा भंग के जितने भी जो और हैं टाइप्स हैं, तत्व हैं, इम्पोर्टेंसी है, वो सारे देखेंगे और लास्ट में देखेंगे हम इसके केसेस। ठीक है दोस्तों, तो 20 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं। ये आपको शॉर्ट में भी आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आंसर। इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए, संविदा भंग, संविदा भंग का अर्थ होता है संविदा को तोड़ देना, अर्थात इसको मानने यानी इसका पालन करने से मना कर देना। दो पक्षों के बीच विधि द्वारा परिवर्तनीय वचन ही संविदा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। देखिए, यहाँ पर इस बात पर आप ध्यान रखेंगे कि दो पक्षों के बीच, पक्ष ए पक्ष बी, दो पक्षों के बीच परिवर्तनीय मतलब न बदलने वाला वचन ही संविदा है। उन दोनों के बीच में अगर कोई वचनबद्ध है, मतलब कि प्रॉमिस, जैसे हम बोलते हैं प्रॉमिस हुआ है, तो उसी को बोलेंगे संविदा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों पक्ष अपने वचनों का पालन करने के लिए विधि द्वारा बाध्य होते हैं, लेकिन जब कोई पक्षकार अपने संविदात्मक दायित्व या वचन को पूरा करने में असफल रहता है, या कोई ऐसा कार्य करता है कि संविदा का पालन असंभव हो जाए, या संविदा के पालन से इनकार कर देता है, तब कहा जाता है कि उसने संविदा भंग कर दी। संविदा भंग होने पर दूसरे पक्ष को यह अधिकार हो जाता है कि वह विधि द्वारा निर्धारित राहत की मांग करे। देखिए, अभी आपने समझ लिया होगा कि संविदा किसे कहते हैं, और ये भी समझ लिया होगा कि संविदा कैसे तोड़ सकते हैं या संविदा भंग कैसे हो सकती है, कौन से पक्ष उसको भंग करते हैं। देखिए, संविदा को समझने के लिए आप हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है संविदा वाला, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखिए तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है संविदा भंग के प्रकार, मतलब संविदा भंग किन प्रकारों से हो सकती है। संविदा भंग दो प्रकार से हो सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो जो तोड़ा जा सकता है, वो दो प्रकार से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, कौन से हैं दो कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रकार है वो कौन से हैं? ठीक है, देखिए, वास्तविक, जब निर्धारित तिथि तक संविदा का पालन न किया गया हो, मतलब कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को हमने बनाया है उस कॉन्ट्रैक्ट को जब तक की उसकी तिथि थी उस डेट तक उसको नहीं फॉलो किया गया। दूसरा, प्रत्याशित, जब इस तिथि से पहले ही
ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है या दूसरे पक्ष को बता देता है कि वह संविदा का पालन निश्चित तिथि तक नहीं करेगा और संविदा का पालन संभव नहीं रह जाता। सेक्शन 73 से 75 तक संविदा भंग के परिणामों को बताता है। दोनों स्थिति होती हैं, या तो तिथि तक उसका जाना संभव ना हो, मतलब कि उसको निभाना संभव ना हो, या वो पहले ही तिथि से पहले ही उसको खत्म कर दिया गया हो। तो दोनों कंडीशन में संविदा को भंग किया जा सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए जो परिणाम है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के जो परिणाम है, सेक्शन 73 से लेकर 75 में दिए गए हैं। प्रत्याशित संविदा भंग। अब जानते हैं कि प्रत्याशित संविदा जो है वो कैसे भंग होती है। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम क्या होता है? देखिए, जब निर्धारित तिथि से पहले ही संविदा का विखंडन कर दिया जाता है तो उसे प्रत्याशित भंग कहते हैं। मतलब कि संविदा का विखंडन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो उसे प्रत्याशित भंग कहते हैं। मतलब प्रत्याशित भंग का मतलब किसी चीज के दो टुकड़े कर देना, ठीक है। प्रत्याशित मतलब किसी चीज के दो टुकड़े कर देना दोस्तों। सेक्शन 39 के अनुसार इस स्थिति में वचनगृहता मतलब जितने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ग्रहण किया था, जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को मांगा था, अगर चाहे तो संविदा को रद्द कर सकता है, लेकिन वह वैसा तभी कर सकता है जब वचनदाता संविदा के पालन से पूर्णतः इनकार कर दे। मतलब कि वो ऐसा तब कर सकता है जिसने उसे वचन दिया है, जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला होता है। तो अगर देने वाला ही उसको मनाही कर दे तो लेने वाला मनाही कर सकता है। अगर वचनदाता ने वचन का कुछ हिस्सा पूरा किया हो और यह करने से इच्छुक हो तो यह संविदा का भंग नहीं कहलाएगा। मतलब कि इतना होने पर अगर ऐसा है कि वो कहता है भाई थोड़ा सा मैं और पूरा कर लूँगा या फिर थोड़ा नहीं कर पाऊँ, या मतलब थोड़ा समय और मुझे दे दो, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बचा रहेगा। यदि वचनगृहता चाहे तो या तो शब्दों के द्वारा या आचरण के द्वारा इस स्थिति में भी संविदा को बनाए रख सकता है। अगर उसने ऐसा किया हो यानी संविदा को जारी रखा हो तब वह संविदा भंग के आधार पर इसे रद्द नहीं कर सकता। अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको चाहता है नहीं। जैसे कि यहाँ से एक कंडीशन देखो कि मैंने आपको 10 रुपये दिए और मैंने तुमसे कहा कि भाई ये 10 रुपये तुम दे दो और मुझे 10 रुपये मतलब कि मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए और 10 रुपये देने के बाद तुमसे मैंने एक बुक ले ली। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जब तुम मेरी तुम्हारी बुक दे दूंगा वापस पैसे हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि ये 10 दिन के अंदर होना है। अब 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद में क्या होगा, 2 दिन के लिए और रुक जाओ, 2 दिन के बाद में ले लेना। अगर तुम उसको चाहो तो बुक को 2 दिन के बाद में ले सकते हो, अगर ये तुम्हारे ऊपर है डिपेंड। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो कि ले लेते हो तो वहाँ पर जो ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भंग नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। स्पष्ट है, वचनदाता संविदा भंग करने पर वचनगृहता के पास 2 विकल्प होते हैं। मतलब कि जो वचन गृहीता है उसके पास में 2 विकल्प होते हैं। पहला, वचन संविदा को रद्द कर दे या उसे जारी रखे या निर्धारित तिथि तक प्रतीक्षा करे। देखिए, अब चाहे तो उसको तुम 2 दिन तक बढ़ा सकते हो, चाहे उसको बंद कर सकते हो। पहला विकल्प चुनने पर वचन गृहीता भी अपने वचन के पालन के लिए बाध्य नहीं होता और विधिक रूप से यह माना जाता है कि उसने संविदात्मक दायित्व का उन्मोचन हो गया। मतलब अगर तुम अपनी पहली की शर्तों पर डिपेंड रहते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए। एक बार दूसरा विकल्प चुन लेने के बाद वचनगृहता पुनः संविदा को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन इससे उसे जो हानि हुई है उसके लिए प्रतिकार प्राप्त कर सकता है। देखिए, अगर तुमने कह दिया कि चलो ठीक है 2 दिन बाद में ले लेना, 2 दिन बाद में ले लूंगा भाई बुक है, ठीक है। अगर लेकिन 2 दिन बाद कहने के बाद तुम अगले दिन उसको मांग रहे हो तो यहाँ पर तुमको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा हक नहीं होता। भले ही तुम उसके एवज में ये कह सकते हो कि भाई मुझे 10 रुपये पहले दे रखे हैं, 10 रुपये और चाहिए, तो वो कंडीशन अलग है, लेकिन उसको रद्द नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब है उदाहरण के लिए, अगर नाट्यगृह कोई एक प्रबंधक एक गायिका से उसके नाट्यगृह में 7 दिन तक प्रतिदिन एक निश्चित राशि पर गाने के लिए संविदा करता है। मतलब कि एक नाटक कंपनी का मालिक एक लड़की को वहां पर गाने के लिए 7 दिन के लिए रखता है। पैसे उसको डेली के डेली बता देता है कि इतने 7 दिन तक, मतलब कि एक पैसे बता देता है 7 दिन के लिए इतने रुपए लेंगे, सपोज दैट के 7,000 रुपये। गायिका 5 दिन आई लेकिन 6ठे दिन अनुपस्थित रही, फिर 7वें दिन आ गई।
अब यह उस प्रबंधक के पास दो विकल्प है, या तो संविदा भंग कर दे या 7वें दिन उसे गाने की अनुमति दे। अब उसने 6ठे दिन छुट्टी मार ली, 7वें दिन आ गई बिना तो बोलेगा वो उसका मर्जी है, बस उसे 7वें दिन के लिए वो गाने के लिए दे भी सकता है, वरना कह सकता है जाओ तुमने जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ दिया। देखिए, अब पहली स्थिति में उसका दायित्व तो पैसे देने का भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर वह 7वें दिन गाने की अनुमति देता है तो इसका अर्थ हुआ कि उसने संविदा को जारी रखने का विकल्प चुना। इस स्थिति में 7वें दिन के लिए निर्धारित राशि उसे देना होगा, पर वह चाहे तो 6ठे दिन गायिका के नहीं गाने पर उसे जो हानि हुई है उसके लिए प्रतिकार गायिका से वसूल करता है। देखिए, उसमें वो कह रहा है कि 7वें दिन अगर उसने गवाने के लिए बोल दिया तो फिर पहले जो 5 दिन है उसके भी पैसे देने होंगे, अपनी उसको संविदा को पूरा करना होगा। वो अलग बात है कि अगर उसने एक दिन नहीं गाया तो उस दिन के उससे पैसे वो काट सकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप के समझ में आ गया होगा संविदा भंग करना। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, संविदा भंग कितने प्रकार का होता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि संविदा भंग कैसे होती है, ये भी समझ लिया संविदा भंग क्या होता है। अब हम देखेंगे संविदा भंग को कितने प्रकार से भंग किया जा सकता है। तो चलिए, संविदा भंग मुख्य 4 प्रकार से भंग हो सकता है। नंबर 1, तुच्छ संविदा भंग, माइनर ब्रीच। दूसरा है तात्विक संविदा भंग, मटेरियल ब्रीच। तीसरा है मौलिक संविदा भंग, फंडामेंटल ब्रीच। और चौथा है प्रत्याशित संविदा भंग, एंटीसिपेटरी ब्रीच, जो हमने अभी पढ़ा था। चलिए, सबसे पहले इन चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए, तुच्छ संविदा भंग, माइनर ब्रीच, अगर संविदा का कोई पक्षकार संविदागत दायित्व के किसी एक भाग को पूरा करने में असफल रहता है लेकिन पूरे संविदा का पालन करता है। जिस भाग का पालन नहीं होता है वह इस प्रकृति का नहीं होता जिससे संविदा के स्वरूप प्रभावित वह नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये था तुच्छ संविदा भंग। अब है दूसरा, तात्विक संविदा भंग। देखिए, मटेरियल ब्रीच, इस तरह संविदा भंग में संविदा का कोई पक्षकार संविदा के उस भाग के पालन में असफल रहते हैं जिसकी प्रकृति संविदा के लिए सारवान होती है, लेकिन फिर भी संविदा बिल्कुल निरर्थक नहीं हो जाता, इसका अस्तित्व रहता है। इट मीन्स कि ऐसी कोई ऐसी संविदा है जिसमें किसी वस्तु को लेकर को भंग हुई है लेकिन वो पूरी तरह से भंग नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं तीसरे पर, मौलिक संविदा भंग। देखिए, फंडामेंटल ब्रीच, इस तरह के संविदा भंग में जिस भाग का पालन नहीं होता है उससे संपूर्ण संविधाएं निरर्थक हो जाती हैं। इट मीन्स के पूरी संविदा में कोई ऐसी चीज होगी जिसके ऊपर पूरी संविदा होगी। ठीक है, तो उस वही भाग अगर नहीं होता है तो पूरी संविदा को निरर्थक मान लिया जाता है। आगे है प्रत्याशित संविदा भंग, जब निर्धारित तिथि से पहले ही संविदा का विखंडन कर दिया जाता है तो उसे प्रत्याशित भंग कहते हैं। अभी जो हमने वो नाचने वाली का और जो थिएटर कंपनी वाले का एग्जाम्पल लिया था उसी की तरह था। अब देखिए, संविदा भंग के क्या परिणाम होते हैं। अब संविदा भंग तो हो गई 4 तरह से, अब उसके परिणाम क्या हैं। सबसे पहला, अनुतोषात्मक नुकसानी, मतलब कि कंपेंसेटरी डैमेजेस, और दंडात्मक नुकसानी, पनिटिव डैमेजेस। पहला है अनुतोषात्मक नुकसानी। सबसे सामान्य अनुतोष या राहत है जो न्यायालय संविदा के अपालन से नुकसान सहने वाले किसी पक्षकार को, अथवा अगर संविदा का एक पक्ष अपने वचन का पालन करने में असफल रहता है तो दूसरे पक्ष के पास क्या विधिक अनुतोष रिलीफ होता है। संविदा भंग की स्थिति में दूसरे पक्ष के पास निम्नलिखित अधिकार होते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि अगर अनुतोषात्मक नुकसानी में कोई नुकसान अगर हो गया है, एक पक्ष ने नुकसान कर दिया है, तो दूसरे पक्ष के पास में क्या भरपाई के लिए बचेंगे। पहले ने पक्ष ने गलती कर दी तो दूसरे के पक्ष में क्या रीजन बचेंगे, क्या है कि वो उसकी भरपाई कर सकेगा, उसके लिए यहां पर बताया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है नुकसानी डैमेज, यह क्षति प्राप्त करने का अधिकार। सेक्शन 73, नुकसानी सामान्यतः 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं। एक,
यह राशि न्यायालय संविदा में निर्धारित किए गए राशि के रूप में तय करती है या वादी पक्षकार को हुए नुकसान के अनुरूप तय होती है। इट मीन्स जब कोई एक पक्ष, ठीक है, कोई गलती कर देगा, उसको तोड़ देगा, तो उसके बाद में ये रखा जाता है कि अगर ऐसा कोई भी गलती करता है तो उस पक्ष जो गलती करेगा उस पक्ष को कितना दंड नुकसान के तौर पर देना पड़ेगा। कभी कभी कुछ स्थितियों में जब न्यायालय को लगता है कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर या उपेक्षा के कारण ऐसा व्यवहार किया, यह क्या है, या संविदा का अपालन किया है जिससे वादी को हानि हुई है, तो वह वादी के पक्ष में अनुतोषात्मक के साथ साथ दंडात्मक पनिटिव नुकसानी के लिए भी आदेश कर सकता है, भले ही वह संविदा में उल्लेखित हो या नहीं। ठीक है, कभी देखो जो अगर अनजाने में हुआ है, ठीक है, कार्य अनजाने में अगर संविदा भंग हुई है एक पक्ष से तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष ने जानबूझकर ऐसा किया है तो उसको हो सकता है कि न्यायालय उसको यहाँ पर दंड भी दे सकता है। अब दूसरा है विनिर्दिष्ट पालन और व्यादेश, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजेक्शन। देखिए, अगर वादी पक्षकार चाहे और ऐसा संभव हो तो वह न्याय से प्रतिवादी को संविदा का पालन करने के लिए कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने के लिए रोकने, व्यादेश के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत मांग कर सकता है। इट मीन्स कि अगर वादी पक्ष से चाहे, मतलब प्रतिवादी ने कोई गड़बड़ कर दी तो वादी पक्ष से चाहे तो सेक्शन 1900 ये जो है रिलीफ एक्ट जो है 1963 इसके अकॉर्डिंग मांग कर सकता है कि देखिए इसने तो ये गलती कर दी, ठीक है, तो इसके लिए मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, ठीक है, मेरे पक्ष में भी कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पर न्यायालय से क्या कर सकता है, मांग कर सकता है अपने पक्ष में। तीसरा, जितना काम उतना दाम। अगर वादी पक्षकार ने संविदा के अपने हिस्से का कार्य पूर्णतः या भागत कर दिया हो लेकिन दूसरे पक्ष ने अपना कार्य नहीं किया हो या किसी तरह से संविदा भंग किया हो या अब संविदा को जारी नहीं रखना चाहता हो, तब वादी पक्षकार के पास यह अधिकार है कि वह अपने द्वारा किए गए कार्य के मूल्य वसूल सके, भले ही संपूर्ण संविदा का पालन हो या न हो, लेकिन वह उतने ही हिस्से के लिए दाम वसूल कर सकता है जितना उसने वास्तव में किया होगा। ठीक है दोस्तों, जितना उसने वास्तव में किया होगा। इट मीन्स कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, उन दोनों ने एक संविदा बनाई, कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ए को 100 पेज लिखने हैं और बी को भी 100 पेज लिखने हैं। फिर उन दोनों 200 के 200 पेजों को किसी को बेच देंगे और उससे कमा लेंगे वो 1000 रुपये। ठीक है, तो 500 रुपये इसको मिल जाएंगे, 500 रुपये इसको मिल जाएंगे, 500 इसको मिल जाएंगे, 500 इसको मिल जाएंगे। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों ने काम चालू किया दोस्तों। ठीक है, अब इसने क्या है, बी ने तो लिख दिए अपने 100 पेज और ए से लिखे गए हैं अभी केवल ही 40 पेज। टाइम हो गया पूरा, अब क्या हुआ, 140 पेज कुल लिखे गए, तो अब कॉन्टेक्स्ट तो पूरा हुआ नहीं, तो अब बी क्या करेगा, जो जितने भी पेज हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, उनका जितने पेज है उसने तो अपने पूरे कर दिए, ये इतने हैं, तो अब बी ए से करेगा तेरी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, मैंने 100 पेज लिख दिए, अब इनका हर्जाना तू देगा मुझे, इनका भुगतान तू करे क्योंकि मैंने इतना काम किया है, तेरी वजह से गड़बड़ हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जितना काम उतना ही उसको दाम ले लेगा। अब इसी में ये दूसरी कंडीशन यहाँ चल जाएगी कि अगर सपोज के दोनों ही ये कंपनी से रिलेटेड हैं, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड है एक सी कंपनी कहती है कि तू मुझे 1 पेज दे और 1 पेज के 5 रुपये मिलेंगे, लेकिन तुझे 100 पेज डेली के डेली देने पड़ेंगे, 100 पेज डेली के डेली देने पड़ेंगे। एक दिन क्या होता है कि कंपनी को सी जो है वो केवल 20 पेज ही दे पाता है, ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। लेकिन फिर सी कहता है मैंने 20 पेज दिए, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, लेकिन मेरे 20 पेज के ही हिसाब से 100 रुपये मेरे बनते हैं, वो मुझे दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसा काम वैसा दाम, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर टूट सकता है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा संविदा भंग का प्रश्न।
ठीक है, अब यहाँ पे समझ चुके हैं संविदा भंग कैसे होती है, संविदा भंग कितने प्रकार से होती है और क्या क्या उसके ऊपर विपक्ष में और क्या क्या उसके ऊपर तर्क है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गई होगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।